एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स ट्यूटोरियल। मैं हूं आपकी अपनी होस्ट ज्योति। आज हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं अपने प्लस टू इंडियन इकोनॉमी का चैप्टर एम्प्लॉयमेंट, ग्रोथ, इंफॉर्मलाइजेशन एंड अदर इश्यूज। इस चैप्टर के कुछ कंसेप्ट हमने कल कर लिए थे, बस 2-3 कंसेप्ट जो हमारे पेंडिंग है। फर्स्ट है जॉबलेस ग्रोथ। जॉबलेस मतलब जॉब का ना होना, जॉब के बिना ग्रोथ होना, उसको हम क्या बोलते हैं? जॉबलेस ग्रोथ। इट मीन्स जब हम इकोनॉमी की आउटपुट इंक्रीज होती है, मतलब हमारी इकोनॉमी की जीडीपी इंक्रीज होती है, ग्रोथ होती है विद द हेल्प ऑफ कैपिटल इंसेंटिव टेक्नोलॉजी। कैपिटल इंसेंटिव टेक्नोलॉजी मतलब यूज ऑफ द इनोवेशन टेक्नोलॉजी, उसको हम क्या बोलते हैं? जॉबलेस ग्रोथ। ग्रोथ तो हो रही है लेकिन इसके साथ जॉब क्रिएट नहीं हो रही। ग्रोथ टू वे से इंक्रीज होती है, एक तो लेबर इंसेंटिव से, एक हमारी क्या है? कैपिटल इंसेंटिव से। लेबर इंसेंटिव टेक्नोलॉजी का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा लेबर को यूज करना। कैपिटल इंसेंटिव का मतलब क्या होता है? ज्यादा से ज्यादा कैपिटल को यूज करना। अगर हमारी जीडीपी इंक्रीज हो रही है विद द हेल्प ऑफ कैपिटल इंसेंटिव टेक्नोलॉजी, इसके कारण हमारी इकोनॉमी में क्या इंक्रीज हो रही है? एम्प्लॉयमेंट। क्योंकि अगर हमारी इंडियन जो है वो इन डेवलपिंग कंट्रीज है, जगह उसको हमने डेवलप्ड बनाना है, तो यहाँ पे लेबर जो फ्री बैठी है उसको एम्प्लॉयमेंट देनी बहुत ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इनफॉर्मलाइजेशन। हमारे यहाँ पे इनफॉर्मलाइजेशन, जब हमारी टोटल पॉपुलेशन में इनफॉर्मल सेक्टर इंक्रीज हो जाता है, इनफॉर्मल सेक्टर का प्रपोर्शन फोर्शन परसेंटेज इंक्रीज होती है, उसको क्या बोलते हैं? इनफॉर्मलाइजेशन। जैसे यहाँ पे 2 टाइप्स ऑफ सेक्टर होते हैं, एक होता है हमारा फॉर्मल सेक्टर, दूसरा क्या होता है? इनफॉर्मल सेक्टर। फॉर्मल सेक्टर क्या होता है? वो सेक्टर या तो वो हमारा गवर्नमेंट अंडरटेकिंग हो, या फिर वो क्या हो? पब्लिक इंस्टीट्यूशन हो, या अगर वो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है तो उसमें वर्कर्स टेन्योर मोर होने चाहिए, उसको हम क्या बोलेंगे? फॉर्मल सेक्टर। इनफॉर्मल सेक्टर कौन सा होता है? जिसमें वर्कर्स हमारे क्या होते हैं? लेस देन 10 होते हैं। उसके बाद जो हमारा फॉर्मल सेक्टर है वो क्या है? एक ऑर्गेनाइज सेक्टर होता है। इनफॉर्मल सेक्टर कौन सा होता है? अनऑर्गेनाइज सेक्टर होता है। और फॉर्मल सेक्टर में सोशल सिक्योरिटीज प्रोवाइड की जाती हैं। सोशल सिक्योरिटीज जैसे क्या होगी? बेनिफिट्स दिए जाते हैं, पीएफ का हो गया, रिटायरमेंट हो गया, ग्रेच्युटी हो गया, जितने भी प्रोवाइड किए जाते हैं। लेकिन इनफॉर्मल सेक्टर में ये सब कुछ प्रोवाइड नहीं किया जाता है। इसमें इकोनॉमिक इंटरेस्ट का प्रॉपर ध्यान रखा जाता है। आप फॉर्मल सेक्टर में इकोनॉमिक इंटरेस्ट मीन्स इकोनॉमिक के लिए जो लेबर उनकी प्रोटेक्शन के जो लॉज बनाए जाते हैं उनका बना सकते हैं वो, लेकिन इनफॉर्मल सेक्टर में उन लेबर का ध्यान नहीं रखा जाता। फॉर्मल सेक्टर में ट्रेड यूनियंस क्रिएट कर सकते हैं, इनफॉर्मल सेक्टर में नहीं कर सकते। इनफॉर्मल सेक्टर क्या होता है बेटा? वर्नेबल टू क्या होता है? मार्केट अनसर्टेनिटी होती है। अनसर्टेनिटी मार्केट मतलब ये किस पे डिपेंड करता है? मार्केट फोर्सेस पे डिपेंड करता है, डिमांड एंड सप्लाई पे। अगर हमारे यहाँ पे जो पॉलिसी यूज की जाती है वो कौन सी की जाती है? हायर एंड फायर। जब तो यहाँ पे अवेलेबिलिटी ऑफ वर्कर है तो हमने क्या कर लिया? न्यू लेबर हायर कर ली। उसके बाद जब खत्म हो गया, काम नहीं है, तो उनको क्या कर दिया? फायर कर दिया, उनको काम से क्या कर दिया? निकाल दिया। मीन्स यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा कौन से ज्यादा वर्कर्स होते हैं? कैजुअल वर्कर। रेगुलर वर्कर्स यहाँ पे नहीं होते। जो इनफॉर्मल सेक्टर होता है, इन अदर वर्ड्स, वो किसके साथ रिलेटेड होता है? कैजुअलाइजेशन के साथ रिलेटेड होता है। और इंफॉर्मेशन जो इनफॉर्मल सेक्टर है, इट लीड्स टू द ग्रोथ ऑफ कैजुअलाइजेशन। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा है कैजुअलाइजेशन। ये कैजुअलाइजेशन क्या होता है? हमने 2 टाइप्स के वर्कर किए थे। एक कौन से वर्कर थे? हमारे रेगुलर वर्कर। दूसरे कौन से थे? हमारे कैजुअल वर्कर। जब टोटल पॉपुलेशन में मोर परसेंटेज ऑफ कैजुअल वर्कर्स की होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स। जैसे जैसे हम देखते हैं इंडिया में जो मेन प्राइमरी फैक्टर है वो कौन सा? एग्रीकल्चर सेक्टर है। बहुत सारे लोग ड्यू टू ज्वाइंट फैमिली सिस्टम के कारण ज्यादा से ज्यादा किस काम पे डिपेंड करते हैं? एग्रीकल्चर पे डिपेंड करते हैं। वो इतने पढ़े लिखे नहीं होते, वो लेस मोबाइल होती है। तो एग्रीकल्चर कौन सा वर्क है? एक तरह का सीजनल वर्क है। जब वो 6 मंथ्स क्या होता है? एग्रीकल्चर में काम है, और 6 मंथ्स वो क्या रहते हैं? फ्री। जिस टाइम वो फ्री होते हैं वो क्या करने जाते हैं? काम ढूंढने के लिए वो कहाँ पे जाते हैं? अर्बन एरियाज में जाते हैं। लेकिन उनको अनएजुकेशन की वजह से सिर्फ कौन सा काम मिलता है? हमारा कैजुअल वर्कर्स का काम मिलता है, या फिर कॉन्ट्रैक्ट वर्कर का काम मिलता है। ये कैजुअलाइजेशन कब से स्टार्ट हुई? 1991 में, ड्यू टू क्या 3 टाइप्स ऑफ हमारी आई थी पॉलिसीज: लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन के कारण
कि किस सेक्टर की इंक्रीमेंट हुई, इनफॉर्मल में सेक्टर की। उससे पहले कौन सा पैटर्न था, यहाँ पे सोशलिस्टिक पैटर्न था, मतलब सोशल पैटर्न था, गवर्नमेंट की यहाँ पे इन्फ्लुएंस थी। लेकिन उनके बाद ये इन्फ्लुएंस खत्म कर देगी, सब कुछ किस पे डिपेंड हो गया, डिमांड एंड सप्लाई की फोर्सेस पे। ये इनफॉर्मल ने सेक्टर ने किसको लीड किया, कैजुअलाइजेशन को। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कोजेस। ये अनएम्प्लॉयमेंट के हमारे कोजेस क्या है, कौन से हैं। सबसे पहले है हमारा स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ। हमारी जो इंडियन इकोनॉमी की ग्रोथ रेट है वो ज्यादा कम है, क्योंकि यहाँ पे जो पार्टिसिपेशन रेट है वो कम है। ऑन द अदर हैंड जो नंबर ऑफ डिपेंडेंट्स है वो बहुत ज्यादा क्या है, हाई है। पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, पॉपुलेशन डे बाय डे इंक्रीज हो रही है। अब तो इंडिया पॉपुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू नंबर 1 पॉइंट पे ये है। एग्रीकल्चर वर्क, यहाँ पे जो मेन प्राइमरी वर्क है वो कौन सा, हमारा एग्रीकल्चर है। और ज्यादा से ज्यादा मोर देन 50% लोग किस पे डिपेंड करते हैं, एग्रीकल्चर पे। लेकिन एग्रीकल्चर हम वही करके हटे कि एग्रीकल्चर कौन सा वर्क है, एक सीजनल वर्क है। लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटी, हमारा जो एग्रीकल्चर है वो डिपेंड किस पे होता है, मानसून के ऊपर डिपेंड होता है। अभी भी एट दिस टाइम, जिस टाइम पीरियड में मानसून अच्छी है उस टाइम में हमारी जो प्रोडक्शन होती है वो अच्छी होती है। जिस टाइम पे हमारी रेनफॉल नहीं प्रॉपर हो रही उस टाइम पे हमारी इरिगेशन फैसिलिटीज प्रॉपर नहीं होती, जिस करके यहाँ पे प्रॉपर वे से जो मैन मेड रिसोर्सेज है इरिगेशन के वो प्रॉपर वे से अवेलेबल नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन भी सर्टन होने की बजाय क्या है, अनसर्टन है। ज्वाइंट फैमिली सिस्टम, यहाँ पे कौन सी सिस्टम है, ज्वाइंट फैमिली सिस्टम है। जो फार्मर्स हैं यहाँ के जो मोस्ट वर्क है वो किसको प्रेफर करते हैं, अपने सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को प्रेफर करते हैं, वो किसी के अंडर काम करना नहीं चाहते। प्लस यहाँ के लोगों की परफेक्ट मोबिलिटी नहीं है, तो यहाँ पे जो जॉब अपॉर्चुनिटीज भी क्या है, लिमिटेड है। तो वो अपना एक अट्रैक्टिव वर्क किस पे डिपेंड हो जाते हैं, सारे फैमिली मेंबर्स एग्रीकल्चर पे। जरूरत से ज्यादा जब लोग वहां पे काम करने लग जाते हैं तो वहां पे अनएम्प्लॉयमेंट पाई जाती है, वो कौन से होते हैं, हमारे डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। उसके बाद है डिक्रीज इन, यहाँ पे हमारी जो स्ट्रक्चर और जो हमारी इनोवेशन में साइंस एंड टेक्नोलॉजी वो भी प्रॉपर वे से बहुत ज्यादा कम है। नेक्स्ट है मोबाइलिटी, यहाँ पे लोग फ्रीली मोबाइल नहीं है, उनकी एक लिमिटेड मोबाइलिटी है। उसके बाद है फॉल इन द कॉटन एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, जब जब लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज सामने आई है, एमएनसी आई है, उनके कारण कॉटेज और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की क्या होगी, परसेंटेज कम होगी, जिसके कारण जो मार्जिनल और स्मॉल वर्कर्स है उनको प्रॉपर वे से काम नहीं मिल रहा। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक आता है टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। हमारी अनएम्प्लॉयमेंट कितनी टाइप्स की होती है। अब अनएम्प्लॉयमेंट एरिया कौन से है, एक रूरल है, एक हमारे पास क्या है, अर्बन। तो अनएम्प्लॉयमेंट कितनी टाइप्स होंगी, 2 टाइप्स की। अब रूरल एरिया में कौन सी होती है, एक डिस्गाइज्ड और दूसरी हमारे पास क्या आती है, सीजनल। और जो ये अर्बन एरिया में कौन सी आती है, एक तो आ जाती है इंडस्ट्रियल और दूसरी हमारे पास कौन सी आ जाती है, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। अब डिस्गाइज तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, व्हेन रिक्वायरमेंट से ज्यादा, व्हेन more persons are held on a particular farm than the required workers, then extra workers who are going to do the particular business they are known to be the disguised unemployed. सीजनल में क्या आ जाता है, जो हमारा एग्रीकल्चर है वो क्या है, सीजनल वर्क है, 6 महीने काम है, 6 महीने काम नहीं है। ड्यूरिंग द फ्री टाइम जो होती है वो क्या है, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट होती है। अर्बन में सबसे पहले कहते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्री में क्या होता है, हमारी यहाँ पे सप्लाई बहुत ज्यादा है, लेबर बहुत ज्यादा फ्री है, लेकिन उनकी डिमांड क्या है, बहुत ज्यादा कम है इंडस्ट्री में काम करने के लिए। रीजन जहां पे मोर प्रॉब्ली जो लोग हैं वो क्या है, अनएम्प्लॉयड है, जिसके कारण जो कौन सी अनएम्प्लॉयमेंट पाई जाती है, इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट। एजुकेटेड पढ़ी लिखी, जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है वो क्या बहुत ज्यादा डिफेक्टिव है। एजुकेशन सिस्टम किस पे बेट करता है, थ्योरेटिकल बेस पे, यहाँ पे प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं दी जाती। लेकिन आजकल कंट्रीज में जब हम ग्रो करने तो हमें इनोवेशन, इन्वेंशन, वोकेशनलाइजेशन ऑफ वर्क की बहुत ज्यादा जरूरत है, वोकेशनल ट्रेनिंग की, जिसके कारण यहाँ पे कौन सी अनएम्प्लॉयमेंट पाई जाती है, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। इसी के साथ हमारा नेक्स्ट चैप्टर कौन सा है, इन्वायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये बहुत इजी चैप्टर है, इसमें से एक क्वेश्चन आता ही आता है। सबसे पहले इन्वायरमेंट होता क्या है, वो सारी हमारी आसपास की सराउंडिंग्स जो एक ह्यूमन लाइफ को, क्वालिटी ऑफ लाइफ को क्या करती है, अफेक्ट करती हैं, वो पूरे के पूरे हैबिटेट सिस्टम को क्या करती है, अफेक्ट करती हैं। ये देखिए कंडीशन विच इन्फ्लुएंस, कंडीशंस कौन सी होती है, हमारी सारी की सारी क्या हो जाती है, सराउंडिंग्स हो जाती हैं। ये फिजिकल भी होती है और ये हमारी क्या होती है, ह्यूमन लिविंग भी होती है। फिजिकल को क्या बोलते हैं हम, अबायोटिक। फिजिकल कैसे होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो गए, हमारी सॉइल होगी, हमारी जो आसपास के सारे एलिमेंट्स आ जाते हैं।
लिविंग में क्या आता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म, इनमें क्या आता है, हमारे ह्यूमन बींग्स आ जाते हैं। नेक्स्ट है सिग्निफिकेंस, इसके क्या सिग्निफिकेंस है, इन्वायरमेंट क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले वो हमें क्या प्रोवाइड करते हैं, अबंडेंस रिसोर्सेज प्रोवाइड करते हैं, जिसके बेस पे हमारी लाइफ डिपेंड करती है। एयर है, वाटर है, सॉइल है, जिनके साथ हम प्रोटेक्शन भी करते हैं और अपने लाइफ को क्या करते हैं, सस्टेन भी करते हैं। सस्टेन द लाइफ, जितने भी रिसोर्सेज अवेलेबल है, चाहे वाटर है, चाहे सॉइल है, चाहे विंड है, ये हमें अवेलेबिलिटी इनकी बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर ये प्रॉपर वे से अवेलेबल ना हो तो हम सस्टेन लाइफ को नहीं कर सकते। ये एलिमिनेट द वेस्ट, जितने भी वेस्टेज निकलती है, चाहे वो वेस्ट इंडस्ट्रियल से निकले, चाहे वो वेस्ट एयर से आए, चाहे वो वाटर से आए, ये सारा वेस्टेज कहाँ पे जाके ऑब्जर्व होता है, सारा का सारा हमारा इन्वायरमेंट में जाके ऑब्जर्व होता है। क्वालिटी ऑफ लाइफ, और ये हमें क्या प्रोवाइड करते हैं, एक अच्छी क्वालिटी की क्या प्रोवाइड करते हैं, लाइफ प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इन्वायरमेंट क्राइसिस। क्राइसिस का मतलब क्या होता है, जो नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है, क्या डेंजरस पॉइंट है जो कि हमारे इन्वायरमेंट के ऊपर आते हैं। ये दो मेन यूजेस से आते हैं हमारे, जो एक्सप्लॉयटेशन क्राइसिस इन्वायरमेंट क्राइसिस अराइज ड्यू टू द एक्सप्लॉयटेशन एंड मिस यूज ऑफ हमारे इन्वायरमेंट रिसोर्सेज। जब भी इन्वायरमेंट रिसोर्सेज का मिस यूज किया जाता है, जब एक्सप्लॉयटेशन जरूरत से ज्यादा उनको यूज किया जाता है, तो क्या आते हैं, हमें इन्वायरमेंट क्राइसिस आते हैं। इसके साथ रिलेटेड हमारे टू कंपोनेंट्स है, एक है कैरिंग कैपेसिटी, एक है एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी। कैरिंग का मतलब किसी चीज को कैरी करना। अब जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको यूज करने में और उनको प्रोड्यूस करने में कुछ टाइम पीरियड होता है, जो रेट इनमें बैलेंस रेट एट विच द बैलेंसिंग रेट बिटवीन द यूज ऑफ इन्वायरमेंट रिसोर्सेज एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ इन्वायरमेंट रिसोर्सेज नोन्स टू बी द कैरिंग कैपेसिटी। उन दोनों में जो क्या हो रहा है, दोनों बेस में बैलेंस क्रिएट हो रहा है। लेकिन आजकल क्या टाइम है, हम ओवर एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं रिसोर्सेज की, जिसके कारण डेंजरस इंक्रीज हो रही है। सेकंड है एब्जॉर्बिंग, किसी चीज को एब्जॉर्ब करना। अब हमारा इन्वायरमेंट किसको एब्जॉर्ब करता है, हम ऊपर करके हटते हैं वेस्ट को। जिस रेट पे हम किसी भी इन्वायरमेंट की वेस्ट को एब्जॉर्ब करते हैं उसको क्या बोलते हैं, एब्जॉर्बिंग रेट। अब ये जो एब्जॉर्बिंग रेट है, ये क्या हो रहा है, इम्बैलेंस क्रिएट हो रहा है, बहुत ज्यादा इम्बैलेंस हो रहा है। रीजन, क्योंकि एक तो हम रिसोर्सेज की क्या कर रहे हैं, बहुत ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं। दूसरे हम कह रहे हैं जो वेस्ट निकलती है एयर पोल्यूशन से, वाटर पोल्यूशन से, वो भी बहुत ज्यादा इंडेंजरस है टूवर्ड्स अवर इन्वायरमेंट। नेक्स्ट है कोजेस क्या है, एक तो पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ रही है, पावर्टी बहुत है हमारे इंडिया में, और वो क्या है, रूरल एरिया में, विलेज में अभी भी वो वुड को जला के अपना प्रोड्यूस करते हैं, अपना सस्टेन करते हैं लाइफ, और उससे क्या होता है, एयर पोल्यूशन क्रिएट होता है। पावर्टी, अर्बनाइजेशन बहुत है, लोग मूववर्ड्स करते हैं क्योंकि रूरल एरिया में इतने काम रहे नहीं, तो लोग क्या होते हैं, रूरल एरिया से कहाँ पे जाते हैं, अर्बन एरिया में जाते हैं। जब अर्बन एरिया में जाते हैं तो उनको रहने के लिए क्या होता है, ट्रीज को काटना पड़ता है, जिसके कारण क्या होता है, डिफोरेस्टेशन होती है। इंक्रीज द इंडस्ट्रियल पोल्यूशन, इंडस्ट्रियल का जो पोल्यूशन है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहा है। रीजन, इंडस्ट्रियल वेस्ट जो वहां से निकलते जा, एयर से जो निकलता है वो जाके क्या होता है, जाके हमारे इन्वायरमेंट में जाके मिक्स होता है, जिसके कारण ह्यूमन लाइफ, क्वालिटी ऑफ लाइफ को क्या होता है, नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। नेक्स्ट है इंक्रीज द इंडस्ट्रियलाइजेशन, जी ऑलरेडी हम कर सकते हैं। ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स, जितने भी व्हीकल्स निकलते हैं, एक तो वहां से कौन सा पोल्यूशन क्रिएट होता है, एयर पोल्यूशन, दूसरा नॉइस पोल्यूशन, हॉर्न की हेल्प से। नेक्स्ट है इनके साथ रिलेटेड ही ड्यू टू इन्वायरमेंट प्रॉब्लम टू, एक बहुत ज्यादा क्राइसिस की वजह से दो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम अराइज हुई है। एक तो है ग्लोबल वार्मिंग, वो ग्लोबल वार्मिंग का मतलब होता है इंक्रीज इन द टेम्परेचर ऑफ द इन्वायरमेंट, रेपिडली इंक्रीज। जब इन्वायरमेंट का टेम्परेचर रेपिडली इंक्रीज होता है उसको क्या बोलते हैं, ग्लोबल वार्मिंग। क्योंकि उनके इंक्रीज होने वजह से वो कौन सी गैसेस छोड़ते हैं, ग्रीन हाउस गैसेस छोड़ते हैं इन्वायरमेंट, और जिसमें मोस्ट प्रोबेबली कौन सी पाई जाती है, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड, एक क्या होती है हमारी मीथेन, और जिसके कारण इन्वायरमेंट क्या होती है, पोल्यूशन होती है, और डिफोरेस्टेशन ज्यादा क्या होती है, क्रिएट होती है। नेक्स्ट है ओजोन डिप्लीशन। ओजोन मतलब सन से आने वाली जो ओजोन हमारी लेयर है, वो सन से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेड्स को क्या कहते हैं, प्रोटेक्शन देती है। लेकिन अब हमारी ओजोन लेयर में क्या हो चुका है, कि गैप हो चुका है, जिसके कारण वो जो अल्ट्रावायलेट रेज है वो कहाँ तक पहुंच चुकी है, हमारे इन्वायरमेंट में एंटर कर चुकी है, जो कि हमारे ह्यूमन बींग्स की हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा नेगेटिव इफेक्ट है, जिसके कारण काफी स्किन डिजीजेज, कैंसर की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हमारे ह्यूमन बींग्स में आजकल पाई जाती है। और नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डिटोनोमी ऑफ इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन। जो हमारी इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन होती है, सबसे पहले डिग्रेडेशन होती क्या है, डिग्रेडेशन का मतलब होता है
टू ओवर एक्सप्लॉयटेशन ओवर नेचुरल रिसोर्सेज। जब हम नेचुरल रिसोर्सेज की बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन करते हैं और दूसरी तरफ हमारी सॉइल की जो फर्टिलिटी कम हो जाती है, डिफोरेस्टेशन होती है, तो उसको क्या बोलते हैं, हमारा इन्वायरमेंट डिग्रेड हो रहा है नेचुरल रिसोर्सेज को ओवर यूज करने से। इसके कारण टू मेन प्रॉब्लम आ रही है, एक तो पॉवर्टी डे बाय डे इंक्रीज हो रही है, सेकंड जो हमारी प्रोडक्शन एक्टिविटी इंक्रीज हो रही है, इंडस्ट्री से जो हम प्रोडक्शन कर रहे हैं उससे जो स्मोक निकलता है, वेस्ट निकलता है, उसका नेगेटिव इफेक्ट किस पे पड़ता है, हमारे इन्वायरमेंट पर ही पड़ता है। अब क्यों ये इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन हो रही है, उनके क्या रीजन है। सबसे पहले है डिग्रेडेशन ऑफ लैंड, लैंड की डिग्रेडेशन हो रही है, जो हमारी लैंड की सॉइल की फर्टिलिटी वो कॉन्टिन्यूसली कम हो रही है, चाहे हम पेस्टिसाइड यूज करते हैं, HYV सीड्स यूज करते हैं, केमिकल फर्टिलाइजर करते हैं, कुछ भी हो सकता है, जब भी पानी आता है हम डिफोरेस्टेशन करते हैं, जिसके अंदर सॉइल की इंपॉर्टेंट जो फर्टाइल लैंड होती है वो हवा के साथ आगे चली जाती है। नेक्स्ट है एयर पोल्यूशन। अब एयर पोल्यूशन हमें पता है, एयर पोल्यूशन होता क्या है, जो कि एयर में पाया जाता है। ये कहाँ से होता है, जो इंडस्ट्री से स्मोक निकलता है, या मोटर व्हीकल से जो धुआं निकलता है, उससे क्या होता है, एयर पोल्यूशन होता है, जो कि हमारी हेल्थ पे नेगेटिव इफेक्ट है, लंग्स की प्रॉब्लम, कैंसर की प्रॉब्लम, इसके साथ रिलेटेड प्रॉब्लम होती है। वाटर पोल्यूशन, अब वाटर क्या होता है, पानी। एक्वाटिक लाइफ हमारी मेराइन वो किस पे डिपेंड करती है, वाटर पे डिपेंड करती है। अब जो इंडस्ट्रीज का जो वेस्टेज जाके पानी में मिक्स हो जाता है, उससे भी नेगेटिव इफेक्ट है, क्योंकि ड्रिंकिंग वाटर कम हो जाता है। जो एक्वाटिक लाइफ है उनके लिए नेगेटिव इफेक्ट है, और जो लोग फिशेज वगैरह कंज्यूम करते हैं उनके लिए भी क्या होता है, नेगेटिव इफेक्ट होता है। लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। अब बायोडाइवर्सिटी सबसे पहले होती की है, लाइफ ऑन द अर्थ ऑन एट ऑल द लेवल्स, जितने भी हमारी अर्थ के जितने भी लेवल्स है उसमें जो हम एग्जिस्ट करते हैं उसको क्या होता है, बायोडाइवर्सिटी। इसमें नेचुरल रिसोर्सेज भी आ जाते हैं, हमारे फिजिकल रिसोर्सेज होते हैं, सारा कुछ इसमें आ जाता है। उनके ऊपर क्या पड़ रहा है, हमारा नेगेटिव इफेक्ट पड़ रहा है। इसमें सारे स्पाइसीज, सारे ऑर्गेनिज्म, सारे ह्यूमन बींग, सब कुछ उनके कलेक्टिव आ जाते हैं। सोलिड वेस्ट मैनेजमेंट, जो वेस्ट निकलता है जो सोलिड इंडस्ट्रीज वगैरह से, उनके प्रॉपर मैनेजमेंट सिस्टम नहीं है, उनको इधर उधर फेंक दिया जाता है, या तो वो लैंड पे डंप कर दिया जाता है जिसके कारण लैंड की फर्टिलिटी कम होती है, या उसको जला दिया जाता है। अगर जलाएंगे तो क्या होता है, एयर का पोल्यूशन क्रिएट होगा। अगर उसको पानी में फेंक दिया जाता है तो उससे क्या होगा, वाटर पोल्यूशन क्रिएट होगा। नेक्स्ट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेन करके डेवलपमेंट करना मीन्स वी हैव टू यूज द रिसोर्सेज इन दिस वे दैट रिसोर्सेज आर यूज्ड एट द प्रेजेंट लेवल एंड इनहांस देम एंड रिजर्व फॉर द फ्यूचर यूज। कल हमने देखा था सस्टेनेबल डेवलपमेंट में 3 थे, एक तो होता है सस्टेन करना, एक होता है इनहांस करना, और तीसरा क्या होता है, फर्दर जनरेशन, कि हम रिसोर्सेज को इस ढंग से यूज करें। फिलहाल तो हम उसको सस्टेन कर ही रहे हैं, इनहांस साथ के साथ उनकी जो वैल्यू है वो इंक्रीज हो रही है, उनको डिग्रेड नहीं कर रहे, और फ्यूचर जनरेशन के लिए यूज करने के लिए भी उनको छोड़ रहे हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट रेफर्स टू यूज द रिसोर्सेज इन सच वे दैट इट हेल्प्स टू सस्टेन, enhance their value as well as they have been saved for our future generation। जो हम पहले जितने भी क्राइसिस आए थे उसमें फ्यूचर जनरेशन का ध्यान नहीं रखा जाता था। अब इनकी क्या क्या स्ट्रेटजी है, सबसे पहले नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज यूज करने चाहिए। टू टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज होते हैं, एक होता है कन्वेंशनल, एक होता है नॉन कन्वेंशनल। कन्वेंशनल रिसोर्सेज क्या होते हैं, जिनको बनने के लिए बहुत ज्यादा टाइम लगता है, जैसे कि पेट्रोलियम वगैरह हो गया। नॉन कन्वेंशनल जो इजिली अवेलेबल हो जाते हैं। पहले जो रिसोर्सेज यूज किए जाते थे वो क्या होते थे, थर्मल होते थे, या फिर हमारे कहते हैं हाइड्रा होते थे। थर्मल में किसका इफेक्ट था, ग्रीन हाउस गैस का इफेक्ट था, जिसके कारण वो हमारी यहाँ पे हम देख लेते हैं कि हमारी हेल्थ इश्यू पे बहुत ज्यादा वो डिग्रेड करते हैं। हाइड्रल इसके साथ हमारी जो सॉइल वाटर के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। इनकी जगह कौन से रिसोर्सेज यूज करने चाहिए, हमारे नॉन कन्वेंशनल। एलपीजी एंड गोबर गैस, रूरल में अभी भी वुड कोल को यूज किया जाता है जिसके कारण पोल्यूशन क्रिएट किया जाता है, लेकिन उनकी जगह में कौन सी गैस यूज करनी चाहिए, या फिर एलपीजी या फिर गोबर गैस, जिसके साथ कोई भी पोल्यूशन क्रिएट नहीं होता। सीएनजी, दिल्ली में सबसे ज्यादा पेट्रोलियम यूज करने की वजह से क्या होता था, पोल्यूशन क्रिएट होता था, लेकिन अब उस पर बैन करके जो भी व्हीकल्स हैं वो किस पे यूज किए जा रहे हैं, सीएनजी पे। देन है सोलर सिस्टम, वी हैव टू यूज अ सोलर सिस्टम एंड अल्ट्रावायलेट रेज टू प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि जो सोलर एनर्जी होती है वो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होती है, नेचर में इजीली अवेलेबल होती है। नेक्स्ट है मिनी हाइडल प्लांट्स। जो मिनी हाइडल प्लांट्स है ये कहाँ पे यूज किए जाते हैं, मोस्टली अपने बोलते हैं माउंटेन्स में। माउंटेन्स एरिया में जो हमारी पेनिकुलर वाटर होते हैं वो फ्रेश वाटर होता है, जिनकी हेल्प से जो हमें फ्री नेचर की गिफ्ट से मिलता है और जिसको हम इजिली यूज कर सकते हैं। बायोपेस्ट, पेस्ट का मतलब
पेस्ट की हेल्प से पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए हम जो यूज करते हैं, अब हमारे पहले जो मेथड था उसमें हम क्या यूज करते थे, या तो HYV सीड्स या केमिकल, जिसके कारण जो हमारी केमिकल अफेक्ट करते थे हमारी क्रॉप्स को, उन केमिकल को बचाने के लिए हम पेस्ट रिलेटेड कंट्रोल करने के लिए नीम से या इंपॉर्टेंट ट्री से कुछ वैल्यूएबल एनर्जी बनाते हैं, केमिकल्स बनाते हैं, जिससे वो केमिकल के इफेक्ट से अपनी क्रॉप्स को बचाया जा सकता है। उसके बाद ट्रेडिशनल मेथड, जो पुराने मेथड हमारे यूज करते थे, ऑर्गेनिक वे ऑफ फार्मिंग जो यूज किया जाता था। ट्रेडिशनल मेथड में क्या आता है कि जो एनिमल डंक की यूज करते हैं, जब मैन्योर कंपोस्टिंग की हेल्प से बनाते हैं। बायो कंपोस्टिंग क्या होता है कि जो मैन्योर बनाई तो जाती है विद द हेल्प ऑफ अर्थवर्म्स को इकट्ठा करके एक पेस्ट में उनको दबा के उनके साथ जो वो बहुत ज्यादा अच्छा मैन्योर होता है। इसी के साथ ये हमारा चैप्टर हो रहा है कंप्लीट। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।